हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम NWDA JEE सिविल के लिए वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको पता ही है हमारे मॉक टेस्ट कितने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन का आंसर बताते हैं कि इस ऑप्शन का आंसर ये है। तो जितना हो सके वीडियो को यार शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चन जो है खुद बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बुक से कॉपी कर रहे हैं, कि बुक्स में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये अपनी ओर से बनाया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB जो है, उसके अकॉर्डिंग जो परमिसिबल नॉइज लेवल होता है इंडस्ट्रियल जोन के लिए इन द डे टाइम में, दिन के समय जो नॉइज लेवल होता है वो कितना होता है? 50 डेसिबल, 55 या फिर 75 या फिर 65, कितना रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको इंडस्ट्रियल के लिए पूछा गया, कमर्शियल के लिए कितना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, रेजिडेंशियल के लिए कितना होता है ये भी बताऊंगा, एंड साइलेंट जोन के लिए जो होता है वो कितना होता है नॉइज लेवल। सो जितने भी पॉइंट्स लेके आया हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, ए ऑप्शन में क्या दिया है? 50 डेसिबल। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो डे टाइम के लिए बताऊंगा। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं आपको नाइट टाइम के लिए भी बताऊंगा कि कितना नॉइज लेवल जो होना चाहिए इंडस्ट्रियल के लिए, कमर्शियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, साइलेंट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम डे टाइम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो डे टाइम के लिए जो डेसिबल होता है वो 50 डेसिबल होता है। किसके लिए? साइलेंट जोन के लिए। साइलेंट जोन जो होती है उसके लिए 50 डेसिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे 55 ऑप्शन दिया गया है। तो 55 जो ऑप्शन होता है वो होता है घरों वगैरह के लिए, रेजिडेंशियल जोन के लिए। उसके बाद हमारे पास 75 दिया गया। 75 जो होता है वो होता है हमारे पास ऑप्शन जो पूछा गया है इंडस्ट्रियल जोन के लिए। एंड जो 65 होता है सिर्फ एक ही बचा है कमर्शियल जोन के लिए, जो कमर्शियल होता है उसके लिए। तो कमर्शियल जोन के लिए, साइलेंट जोन के लिए, रेजिडेंशियल जोन के लिए मैंने आपको सारे के लिए बता दिया कि किसके लिए कितना होता है। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर एज ए PDF आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने जो मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, यानी कि ये हम मॉक टेस्ट अपने YouTube चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आंसर में दिया होगा कि ये 4 ऑप्शन किस किस के हैं, ये नीचे आपको वहाँ पे बताया हुआ होगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखकर, बोलकर, सुनकर, पढ़कर इस तरह से जो होता है तब आप कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर हैज डैश सरफेस एरिया। जब भी हम स्लो सैंड फिल्टर से रैपिड सैंड फिल्टर को कंपेयर करते हैं, डैश सरफेस एरिया, इनके रैपिड सैंड फिल्टर हैज डैश सरफेस एरिया। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है, यानी कि स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। इसका मीनिंग है कि स्लो सैंड फिल्टर का जो होगा वो लार्जर होगा, बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो स्मॉलर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैपिड सैंड फिल्टर का स्मॉलर होगा, लेकिन कितना होगा आपको ये भी पता होना चाहिए। रैपिड सैंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो 80 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर होता है। 200 से लेकर 80 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर होता है। किसके लिए? रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। ये रैपिड सैंड फिल्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, तो इसका सरफेस एरिया कम होता है। एंड स्लो सैंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो वो 200 से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर होता है, यानी कि इसका बड़ा होता है, तो इसका तभी छोटा होता है सरफेस एरिया जो होता है, कितना वो एरिया लेगा सरफेस एरिया जो होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, बिटुमेन कंटेंट की बात हो रही है। यहाँ पे बिटुमेन कंटेंट जो होता है बिटुमेन इमल्जन में कितना होता है? द बिटुमेन कंटेंट जो होता है बिटुमेन इमल्जन में
इज कितना परसेंट होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिचुमन कंटेंट जो होता है उसका आपको पता होना कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में कितना बिचुमन कंटेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी का बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले बात करते हैं मैस्टिक एसफॉल्ट की। मैस्टिक एसफॉल्ट जो होता है इसमें जो बिचुमन कंटेंट होता है, ये जो कंटेंट होता है सभी में यही कंटेंट होगा। बिचुमन कंटेंट जो होता है मैस्टिक एसफॉल्ट में वो 7 से लेकर 10% होता है, 7 से लेकर 10% होता है। उसके बाद हम बिचुमन कंटेंट की बात करें किसमें, स्टोन एसफॉल्ट में। स्टोन एसफॉल्ट में तो कितना होता है, 20 से 40% होता है बिचुमन कंटेंट, 20 से 40% होता है स्टोन एसफॉल्ट में। उसके बाद हम बिचुमन कंटेंट की बात करें रिफाइंड एसफॉल्ट में, तो उसमें कितना होता है, 50 से लेकर 55%, 50 से लेकर 55% होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें बिचुमन कंटेंट की बिचुमन इमल्जन में, तो वो कितना परसेंट होता है, 60%। जनरली 60% होता है, लेकिन वैल्यू जो होती है वो 40 से लेकर 70 तक वेरी करती है। तो अप्रोक्सीमेट 60% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम स्पेसिंग जो होती है वर्टिकल स्टिफनर के लिए इज लिमिटेड टू। मिनिमम स्पेसिंग जो होती है, एक मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, एक मिनिमम स्पेसिंग होती है वर्टिकल स्टिफनर के लिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0.33 डी, 1.5 डी या फिर 0.75 डी या फिर ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सो अगर हम मिनिमम स्पेसिंग की बात करें वर्टिकल स्टिफनर के लिए तो वो 0.33 डी होती है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो होती है वो 1.5 होती है। यहाँ पर डी जो होता है, ये डी जो होता है ये क्लियर डेप्थ होती है जो हमारे पास वेब होता है उसकी। क्लियर डेप्थ ऑफ वेब बिटवीन, किसके बिटवीन में, फ्लेंज एंगल जो होता है, फ्लेंज एंगल जो होता है उसके बीच की क्लियर डेप्थ होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन का आंसर मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो को अभी शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज एक्सप्रेस एज। आपको पता ही है हम जो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो 4 मेथड से करते हैं। एक होता है हमारे पास स्लम्प टेस्ट, दूसरा वन होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, तीसरा जो होता है वो होता है फ्लो टेबल टेस्ट, चौथा जो होता है वो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। तो यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर जो होता है, जब हम वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कंक्रीट की, तो उसको किस में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन से ही चलते हैं। तो एमएम में हम किसको मेजर करते हैं, स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट जो होता है उसको हम एमएम में करते हैं। फैक्टर में हम किसको करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर जो होता है उसको हम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं। फ्लो टेबल परसेंट जो होता है वो हम किसके लिए करते हैं, फ्लो टेबल जो होता है, फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं फ्लो परसेंट में करते हैं। उसके बाद सेकंड में जो होता है उसको हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो होता है उसका हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर के बारे में बोला गया तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। स्लम्प की हम एमएम में एक्सप्रेस करते हैं। ज़्यादातर आपको एग्जाम में स्लम्प के बारे में और वीवी टेस्ट के बारे में पूछा गया, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं पूछा गया। तो हो सकता है इन दोनों के बारे में भी पूछा जा सके। कंपैक्शन फैक्टर को हम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं, फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है उसको फ्लो परसेंट में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया जाए आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइंडिंग मटेरियल फॉर गेज मोटार इज। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बाइंडिंग मटेरियल जो होता है गेज मोटार के लिए वो लाइम और सीमेंट दोनों ही होते हैं। गेज मोटार एक ऐसा मोटार है जिसमें दोनों ही बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, लाइम और सीमेंट।
इसको हम कैसे बनाते हैं? बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड लाइम। गेज मोटार हमारा बन जाता है। एंड इसके जो एडवांटेज होते हैं, ये क्या इंक्रीज करता है वाटर की जो रिटेंटिविटी होती है, वर्केबिलिटी होती है एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है, इसको ये इंक्रीज करता है। पॉइंट को आप याद रखिए, वर्केबिलिटी एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है उनको इंक्रीज करता है। और आपको ये 2 घंटे के अंदर अंदर जो होता है यूज करना होता है। जब आप इसमें सीमेंट को मिला देते हैं तो 2 घंटों के अंदर अंदर आपको गेज मोटार को यूज करना होता है। ये मोटार जो होता है ये अच्छा प्लास्टर फिनिशेस आपको प्रोवाइड करता है। प्लास्टरिंग जो फिनिशेस होता है बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको बिल्डिंग वर्क में हम इसको यूज करते हैं। पॉइंट को आप याद रखिए। सो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, फाइनेस जो होती है सीमेंट की उसको हम कैसे इसमें एक्सप्रेस करते हैं? फाइनेस जो होती है उसको हम 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। एक होता है सीव टेस्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं परमेएबिलिटी एपरेटस टेस्ट। तो कई बार आपको एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो फाइनेस वही होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की फाइनेस की बात करें तो वो शुड नॉट बी लेस देन, इनके ग्रेटर देन होना चाहिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के। अब ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पे आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ, आइसोगोनिक लाइन बोल सकते हैं, पासिस थ्रू बोल सकते हैं, या फिर आइसोगोनिक लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सारे का ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको पॉइंट से ही चलता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक आइसोगोनिक लाइन होती है। आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन जो होती है वो कनेक्ट होती है पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लाइनेशन, इक्वल डिक्लाइनेशन पे वो कनेक्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्लिनिक लाइन की। एक्लिनिक लाइन जो होती है वो कनेक्ट होती है जीरो डिप पे, जीरो डिप पे वो कनेक्ट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एगोनिक लाइन की। एगोनिक लाइन जो होती है वो कनेक्ट होती है पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लाइनेशन पे, जीरो डिक्लाइनेशन पे वो कनेक्ट होती है। उसके बाद हमारे पास एक ही बचता है आइसोक्लिनिक लाइन, पास थ्रू द या फिर कनेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल डिप, इक्वल डिप। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इक्वल डिप होता है, एक इक्वल जीरो होता है। सो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, एक इक्वल डिक्लाइनेशन का, इक्वल जीरो डिक्लाइनेशन का, जीरो डिप का, जीरो इक्वल डिप का। ये 4 पॉइंट, दोनों पॉइंट, चारों पॉइंट को आप याद रखिए कि किस तरह से मैच होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां से ही आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं। व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज कंसीडर, जब भी आप जो इफेक्ट होता है विंड और अर्थक्वेक लोड का उसको कंसीडर करते हैं, जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं रिवेटेड कनेक्शन द परमिसिबल स्ट्रेस इन ए रिवेट में बी एक्सीडेड बाय। रिवेटेड कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। रिवेटेड कनेक्शन के लिए तो कितना होता है, आपके पास रिवेटेड के लिए पूछ ले या फिर वेल्डेड कनेक्शन के लिए भी पूछ ले, दोनों के केस में, रिवेटेड कनेक्शन या फिर वेल्डेड केसेस में भी पूछ ले, तो हमारा आंसर 25% होता है। तो जो स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है रिवेट में या फिर वेल्डेड कनेक्शन में, वो एक्सीड हो जाता है 25%। सो अगर हम यहाँ पे बात करें रिवेटेड कनेक्शन को छोड़कर, यहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्टील स्ट्रक्चर जो होता है उसमें
यानी कि केस वही रहेगा व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज कंसीडर्ड व्हाइल द डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है किसमें, स्टील स्ट्रक्चर में, वो कितना होता है, इंक्रीज बाय 33.33%। ये स्टील के कनेक्शन में, एंड ये जो बताया मैं 25 बेल्डेड और रिवेट के कनेक्शन में। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि दोनों पॉइंट्स ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे आप इस क्वेश्चन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिया, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी ये 3 पॉइंट्स जो बचे हैं उनके बारे में। मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो जो होता है मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड और सुपर इम्पोज्ड लोड, तो उसके लिए 180 ही होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 4 ऑप्शन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं क्योंकि उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। वैसे कई लोग ऐसे होंगे उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर वहां पर जाना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। हो सके तो जितना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।